प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। मैं बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको हाफ्स से जुड़े हुए उन तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे जो कि हाफ्स द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांतों को किस तरह से समझा गया है, किस तरह से जाना गया है। हम इस क्लास की चर्चा करने से पूर्व की चर्चा कर लेते हैं कि पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया कि हाफ्स का जीवन दर्शन क्या है, हाफ्स द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत कौन कौन से हैं, हाफ्स ने किस प्रकार से सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उसमें उसकी कौन सी भूमिका रही है और उसकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी रही हैं, उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को किस रूप में प्रभावशाली बनाया है। ये तमाम सारे तथ्यों की चर्चा हमने पूर्व की क्लास में किया था। आइए आज के क्लास में देखते हैं कि हाफ्स से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, हाफ्स से जो जुड़े हुए तत्व हैं, उनको हम किस माध्यम से, किस तरह से उनकी चर्चा करते हैं और कैसे हम जानते हैं कि हाफ्स ने कौन कौन से बिंदुओं पर ज्यादा प्रकाश डाला है और उसका क्या प्रभाव है। उन सब की चर्चा आज की क्लास में हम करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लें कि बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न के अंतर्गत थॉमस हाफ्स को हम पढ़ रहे हैं। थॉमस हाफ्स का जन्म जो 1588 में हुआ और मृत्यु जो है 1679 ईस्वी में हो गई है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हाफ्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद किस तरह से प्रभावित कर रहा है हाफ्स की विचारधारा को। तो सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं, हाफ्स एक तरफ जहां निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। किसका प्रतिपादन किया है? निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के स्पष्ट और प्रबल दर्शन मिलते हैं। कहने का मतलब एक है, इस तरह है कि जिस प्रकार से हाफ्स ने अपने दर्शन में ये प्रधानता दी है कि निरंकुश तंत्र और असीमित तंत्र को जो उसने समर्थन किया है, वही दूसरी ओर उसने व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन किया है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि वो निरंकुश असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन भी उसी द्वारा किया जाता है और दूसरी ओर उसकी जो विचारधारा है व्यक्तिवाद को उसने स्पष्ट और प्रबल दर्शन के रूप में देखा, उसका प्रबल समर्थन किया। ठीक, दूसरे बिंदु पर देखते हैं कि व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं, वह व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं। कहने का मतलब है व्यक्तिवाद इस पर प्रकाश डालता है, उसकी मूल धारणा है कि चाहे वो संघ हो, चाहे समुदाय हो, या फिर अन्य संस्थाएं हो, या फिर राज्य हो, इन सब की जो उत्पत्ति हुई है या इनका जो निर्माण हुआ है वो व्यक्तियों के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? व्यक्तियों के द्वारा ही किया गया है। वे व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं। ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है। इनकी जो प्राथमिक इकाई है वो व्यक्ति को ही माना गया है। वे सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इन सब की अगर चर्चा की जाए तो व्यक्तियों से अगर अलग करके देखा जाए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई जो रेपुटेशन नहीं है। तो ये सब जो कुछ भी है व्यक्तियों के द्वारा ही है, व्यक्तियों के सम्मिलित होने पर ही है। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है? व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित होने पर है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार, किसके अनुसार? व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है? साधन मात्र है।
व्यक्ति क्या है, लक्ष्य है, और राज्य क्या है, एक लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है और कुछ नहीं है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। अतः व्यक्ति की बुराई भलाई सुख दुख आदि को राज्य और अन्य समुदायों के अतः व्यक्ति की बुराई भलाई सुख दुख आदि को राज्य और अन्य समुदायों की बुराई भलाई सुख दुख समझा जाना चाहिए। व्यक्तिवाद के अनुसार ये बताया गया है कि व्यक्ति की बुराई भलाई सुख दुख आदि को राज्य अथवा समुदाय की बुराई भलाई सुख दुख समझा जाना चाहिए। अगर व्यक्ति की बुराई भलाई हो रही है, व्यक्ति का सुख दुख हो रहा है, तो समझिए राज्य और समुदाय दोनों के सुख दुख की तरह है, उसको उसी भांति समझना चाहिए। ठीक। प्रोफेसर डनिंग के अनुसार, डनिंग ने कहा कि हाब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होता है। हाब्स जिस सिद्धांत की चर्चा करता है वो कहता है उसमें राज्य की शक्ति का उत्कर्ष हुआ है। किसका हुआ है? राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होता है। उसका मूल आधार मूल रूप पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। कहने का मतलब है, डनिंग कहते हैं हाब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होता है, यानी राज्य की शक्ति उभर कर सामने आती है और उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। मूल आधार की जब हम चर्चा करें तो इसमें साफ जाहिर होता है कि उसका मूल आधार क्या है? व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। तो व्यक्तिवाद से जुड़े हुए जो हाब्स की व्यक्तिवादी धारणा से जुड़े हुए कुछ तत्व हैं, कुछ तथ्य हैं जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि हाब्स के द्वारा जो है हाब्स की विचारधारा में निम्न रूपों को देखा जा सकता है। वो निम्न रूप कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं, जिनको हम इस रूपों में देख सकते हैं। पहला है वो है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। क्या है? मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। ठीक है। दूसरा है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है। दूसरा है राज साधन है व्यक्ति साध। राज्य साधन है व्यक्ति साध। तीसरा है चौथा है व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार।
व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। पांचवा है राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के प्रमुख रूप दिखाई देते हैं, जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। पहली जो चर्चा की गई है वो मानव स्वभाव के संबंध में धारणा प्रस्तुत की गई है। और दूसरा है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य को ये बताया गया है कि ये कृत्रिम संस्था है, ये मानव के द्वारा निर्मित संस्था है। और तीसरे में जो चर्चा की गई है तो तीसरा है राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। अर्थात राज्य एक व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति एक लक्ष्य है और राज्य एक साधन है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो अपनाया जाता है, रास्ता अपनाया जाता है, वो राज्य है। और चौथे रूप में देखते हैं व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। व्यक्ति को राज्य के विरोध करने का भी अधिकार है। व्यक्ति चाहे तो राज्य का विरोध कर सकता है, प्रतिरोध कर सकता है, उसका उसे अधिकार है। और पांचवें रूप में देखा गया है कि राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा, अर्थात जो राज्य के कार्य हैं उसको निषेधात्मक धारणा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। तो ये रही हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के प्रमुख जो रूप दिखाई देते हैं, उसकी चर्चा कर लिए हैं। आइए अब आगे चर्चा करते हैं कि हाब्स के विचारों की आलोचना की गई है, किस रूप में हाब्स के विचारों की आलोचना की गई है, उसको इस तरह से देखते हैं। आइए देखते हैं हाब्स की जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि हाब्स के विचारों की आलोचना को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। कौन कौन से रूप हैं जो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला जो उसका रूप है वो है मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी है। मानव स्वभाव संबंधी धारणा क्या है? एकांगी है। ठीक है। दूसरे जो इसकी आलोचना है, दूसरा है समझौता नितांत अतार्किक है। समझौता नितांत अतार्किक है। ठीक। तीसरा जो है, तीसरा प्राकृतिक अवस्था का दर्पण अवास्तविक है।
प्राकृतिक अवस्था का दर्पण अवास्तविक है। चौथा जो है समझौते की शर्तें अबुद्धिसंगत हैं। समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत है। पांचवा है राज संबंधी धारणा में रचनात्मक अभाव है। राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मक अभाव है। विधि संबंधी धारणा संकीर्ण है। छठा है विधि संबंधी धारणा संकीर्ण। सातवां है राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं है। राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं है। निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन अनुचित है। निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन अनुचित है। इस आधार पर हम कर सकते। अब इसमें हम चर्चा कर लेते हैं हाब्स के विचारों का आलोचना की जब हम बात करें तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव संबंधी धारणा क्या है? एकांगी है। ठीक है। दूसरा है समझौता नितांत अतार्किक है, इसमें तर्क नहीं है। और तीसरा है प्राकृतिक अवस्था का दर्पण अवास्तविक है। दर्पण जो है अवास्तविक है, इसमें वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं है। चौथा है समझौते की शर्तें क्या हैं? अबुद्धिसंगत हैं। पांचवा राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मक अभाव है। ऐसा अभाव है, रचनात्मक अभाव है, ये नहीं पाया गया है। छठा है विधि संबंधी धारणा क्या है? संकीर्ण है।
कानून संबंधी जो धारणा है इसकी तो क्या है, संकीर्ण है। और 7वां है, राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं है। राज्य तथा सरकार में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। 8वें रूप में निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन अनुचित है। यानी कि निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन करना ये क्या है, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हाफ्स से जुड़ी हुई जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं मैंने इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हम आपको क्रमवार से हाफ्स से संबंधित समस्त जितने भी क्लासें हुई हैं हाफ्स से जुड़ी हुई उन सब की चर्चा आपके समक्ष कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इनसे जुड़े हुए समस्त जानकारियां लगभग आप तक पहुंच चुकी हैं और आपको समझ में आई होंगी। अगले क्लास में फिर मैं नए एक टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।